नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइन। आज से चार धाम यात्रा हुई शुरू। गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शनों के लिए भक्तों की उमड़ी भीड़। अब चार धाम यात्रियों की संख्या को लेकर हुआ आदेश। सीमित संख्या वाले आदेश पर लगी रोक। एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा कोरोना का खतरा। हल्द्वानी में 5 माह के बच्चे की हुई कोरोना से मौत। ऋषिकेश से आज हुआ चार धाम यात्रा का शुभारंभ। मुख्यमंत्री धामी ने किया पहला जत्था रवाना। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रियों की बसों को हरी झंडी दिखाकर यात्रा पर रवाना किया। वहीं चार धाम यात्रा के मद्देनजर उत्तराखंड शासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद शासन प्रशासन ने ये बड़ा फैसला लिया है। जहां श्रद्धालुओं की संख्या पहले सीमित थी, अब उस पर लगी रोक को हटा दिया गया है। आपको बता दें कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या को प्रतिदिन सीमित करने के निर्णय को शासन ने वापस ले लिया है। यात्रा काल में रजिस्ट्रेशन करने की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह की व्यवस्थाएं लागू रहेंगी। चार धाम यात्रा के दौरान पहले सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था पर जोर था। ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन व्यवस्था से यात्रियों की ट्रैकिंग में आसानी होती है। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा का विशेष ध्यान रखने के भी वही निर्देश दिए गए। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय स्तर पर व्यवस्था किए जाने के निर्देश भी दिए गए। आपको बता दें कि अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने ये आदेश जारी किया है, यानी कि आप कितनी भी संख्या में श्रद्धालु चार धाम यात्रा पर आ सकेंगे। आपको बता दें कि होटल व्यवसायी लगातार सीमित संख्या का विरोध कर रहे थे, जिसके बाद सरकार ने ये बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में जन समस्याओं को सुना। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने अपनी समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। लोगों ने स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार, जमीन से संबंधित और अन्य समस्याओं से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी समस्याएं लोगों द्वारा रखी गई है, उनका शीघ्र समाधान किया जाएगा। अधिकांश जन समस्याओं और शिकायतों का उन्होंने मौके पर ही समाधान कर दिया। प्रसिद्ध गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 22 अप्रैल से आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं, जिसको लेकर भक्तों में खासा उत्साह है। आपको बता दें कि शुक्रवार को मुखवा गांव से मां गंगा की डोली धाम के लिए रवाना हुई थी। मां गंगा की डोली ने रात्रि में भैरव घाटी स्थित भैरव मंदिर में ही रात्रि विश्राम किया और उसके बाद सुबह अक्षय तृतीया के पर्व पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। देख रहे हैं प्रस्थान कर चुकी है और रात्रि निवास भैरव घाटी में होगा। पूरे हर्ष उल्लास के साथ पूरी रात कल बर्फ पड़ी, उसके बाद भी इतने तीर्थयात्री, इतने श्रद्धालु गंगोत्री धाम में, मुखबा में यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं और निरंतर यहाँ पर हमारी जो व्यवस्था है वो हमने भैरव घाटी में पूरी कर दी है और सभी यात्री पूरी रात को वहाँ पर रहेंगे। कीर्तन भजन चलेगा और वहाँ पर लोकल लोग भी आएंगे, देवी देवता भी आएंगे यात्रियों के साथ और सबका स्वागत है। आप पधारे, बोले गंगा मैया की। अब खबर केदारनाथ से है, जहां विश्व प्रसिद्ध तीर्थधाम भगवान केदारनाथ की यात्रा 25 अप्रैल से शुरू होने जा रही है और इसको लेकर करोड़ों भक्त टकटकी लगाए बैठे हैं कि जैसे ही कपाट खुलेंगे वो अपने आराध्य देव भगवान केदारनाथ के दर्शन करेंगे। लेकिन इस बार बाबा केदार के दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि केदारनाथ धाम में पिछले कई दिनों से जमकर बर्फबारी हो रही है और पैदल मार्ग पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। वहीं यात्रियों को ठहरने के लिए जिन लोगों ने अस्थायी टेंट लगाए थे, वो टेंट भी फिलहाल बर्फ से ढक चुके हैं। अभी केदारनाथ में लगभग 2 से 3 फीट तक बर्फबारी हो चुकी है। ऐसे में व्यवस्थाएं जुटाना भी अब महज चंद दिनों में प्रशासन के लिए कड़ी चुनौती बन सकता है। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं पवन राणा पंचगाई से 2 दिन से लगातार यहाँ बाबा केदारनाथ की यहाँ बर्फबारी हो रही है। आज मौसम साफ है। हम बाबा केदारनाथ से यही प्रार्थना करते हैं कि अब मौसम साफ रहे, क्योंकि बाबा केदारनाथ अपनी यात्रा से पूरे चारों धाम के लोगों की यात्रा जुड़ी है, स्थानीय लोगों का रोजगार जुड़ा है। अब खबर कर्णप्रयाग से है, जहां शुक्रवार को चौकी बाजार कर्णप्रयाग में पुलिस उपाधीक्षक अमित कुमार द्वारा ईद के मद्देनजर शहर में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए मुस्लिम समुदाय और व्यापारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पुलिस उपाधीक्षक ने कहा कि ईद के पर्व को पहले से ही निश्चित जगह पर ईद की नमाज अदा की जाए और शांति और सौहार्दपूर्ण से ईद मनाई जाए। हमारे सीओ साहब के निर्देशन में एक बैठक यहाँ पुलिस चौकी में की गई है। उसमें व्यापारियों को और ईद को ध्यान में रखते हुए ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे और खास साथ साथ जो चार धाम यात्रा प्रारंभ हो रही है प्रदेश के अंदर, उसमें जो पुख्ता इंतजाम होने चाहिए उन तमाम बिंदुओं को लेकर के चर्चा की गई है और हमको भरोसा है कि ईद के दौरान पौराणिक समय से जो भाईचारा रहा है वो बना रहेगा और सभी सौहार्दपूर्ण तरीके से यहाँ पर ईद संपन्न होगी। साथ साथ जो यात्रा है, यात्रा के दौरान पुलिस के द्वारा जो व्यापारियों को निर्देश दिए गए, तमाम सारे व्यापारी उसका अक्षरश पालन करेंगे और स्वयं से भी कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ जो व्यवधान है उनको दूर करने का। पहाड़ों में आए दिन ढोंगी बाबाओं की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। चार धाम यात्रा के दौरान भी इस तरह के ढोंगी बाबा
तमाम जगह पर देखे जा सकते हैं। बिना किसी खौफ के ये ढोंगी बाबा पहाड़ों में घूम रहे हैं। आपको बता दें कि ताजा वीडियो बद्रीनाथ के आस्था पथ कर्णप्रयाग का है, जहां बाबा की वेशभूषा में घूम रहे ढोंगी बाबा पिंडर नदी के तट पर खुलेआम शराब पी रहे हैं। जब कर्णप्रयाग में पहाड़ टीवी के संवाददाता ने इनकी वीडियो बनाई तो इन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं लगा, उल्टा ये शराब का क्वार्टर लेकर कैमरे के सामने दिखाते रहे। मस्ती में पीते हुए ढोंगी बाबा क्वार्टर के ढक्कन को हवा में उछालकर दूर तक फेंक रहे हैं और क्वार्टर में ही पानी मिलाकर शराब का मजा ले रहे हैं। अब सवाल ये है कि कैसे ये ढोंगी बाबा खुलेआम बिना किसी डर के घूम रहे हैं। न इन्हें लोगों का डर है न पुलिस का। वहीं चार धाम यात्रा भी शुरू हो चुकी है, ऐसे में जगह जगह घूम रहे ऐसे ढोंगी बाबाओं का शिकार तीर्थयात्री हो सकते हैं। वहीं पुलिस को भी ऐसे लोगों का सत्यापन कर इनकी जाँच करनी चाहिए। पहाड़ों में आए दिन ये ढोंगी बाबा बिना खौफ के घूम रहे हैं और ये यहाँ पे नशा लूट खरोश मचा रहे हैं। चार धाम को देखते हुए मेरा स्थानीय प्रशासन से निवेदन है कि इनको चिन्हित किया जाए और सत्यापन किया जाए, ताकि भविष्य में कोई अप्रिय घटना किसी भी चार धाम यात्री एवं स्थानीय व्यक्ति के साथ ना हो। पहाड़ों की रानी मसूरी में यातायात व्यवस्था और जाम के झाम से निजात पाने के लिए उत्तराखंड सरकार मसूरी के विभिन्न क्षेत्रों में पार्किंग का निर्माण कर रही है, लेकिन उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा 32 करोड़ से निर्मित मल्टी लेवल पार्किंग धूल फांक रही है। उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा 13वीं वित्त आयोग के अंतर्गत देहरादून मसूरी मार्ग में पेट्रोल पंप के पास 3195 करोड़ रुपए की लागत से मल्टी लेवल कार पार्किंग का निर्माण कराया गया था। इस पार्किंग का निर्माण 2 साल में पूरा किया जाना था, लेकिन लगातार विवादों में घिरी पार्किंग का निर्माण 2021 के अंत तक पूरा हुआ। लेकिन सरकार द्वारा पार्किंग को संचालित किए जाने को लेकर बनाई गई नीति पूरी तरह से फेल हो गई। उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा एक ठेकेदार को मल्टी लेवल पार्किंग के संचालन का काम दिया गया, लेकिन ठेकेदार को भारी नुकसान होने के बाद ठेकेदार ने पार्किंग का संचालन बीच में ही छोड़ दिया और अब पार्किंग पूरी तरह से बंद पड़ी हुई है। जो किंगरेक में पार्किंग जो बनी है, हरा हाथी कहूँगा, उसे सफेद हाथी नहीं कहूँगा, वो उसको सरकार को, प्रशासन को और पर्यटन विभाग को सोच समझकर इस प्रकार से पीपीपी मोड पे देना चाहिए कि उसका लाभ स्थानीय जनता को भी मिले, मसूरी के नागरिकों को मिले और साथ साथ पर्यटकों को भी मिले। और जो हमारी टैक्सी, जो बाहर की टेम्पो ट्रैवलर गाड़ियाँ आती हैं, बड़ी गाड़ियाँ जिनको पार्किंग की सुविधा नहीं मिल पाती है मसूरी के अंदर, उनको वहाँ खड़ा किया जाना चाहिए और ये सब जल्द से जल्द मसूरी में सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। तो वो पार्किंग मुझे लगता है एक तो उसकी लोकेशन कह लीजिए, उसका बनावट कह लीजिए, कहीं ना कहीं कोई खामी है जिसका खमियाजा आज मसूरी के समस्त लोग और पर्यटक। वो कम से कम 2 वर्षों से ऐसे ही पड़ी है और किसी ठेकेदार को उसका ठेका दिया गया था और वो भी वो छोड़ कर चला गया क्योंकि वहाँ पर गाड़ियाँ पार्क नहीं होती, क्योंकि वो पार्किंग ऐसी जगह पे बना दी गई जिसका कोई औचित्य नहीं है, जहाँ पर कोई अपनी गाड़ी खड़ी करने को तैयार नहीं है और ना ही पुलिस प्रशासन द्वारा कोई ऐसा कदम लिया जा रहा है कि वहाँ पर कम से कम बड़ी गाड़ियाँ खड़ी करी जाए। जो टेम्पो ट्रैवल आ रहे हैं उनको खड़ा किया जाए, उनको करा जाए। वो जैसे सवारी अपने होटल में छोड़ के आते हैं और वहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी कर दें, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा। और वो जो एक हरे रंग का हाथी जो है हमारे शहर के लिए खड़ा कर दिया गया, जिसका कि कोई भी यूज़ नहीं हो रहा और ये बिल्कुल पैसा जो है वो बर्बाद किया। सरकार की कोई पॉलिसी नहीं है इसको? नहीं, सरकार जो भी कार्य करती है हमने देखा सिर्फ वो पैसा खपाने के लिए करती है। यहाँ पर 32 करोड़ खपा दिया गया। अब हमने सुना है कि जो PWD गेस्ट हाउस है हरियाणा भवन के पास, अब वहाँ पर एक पार्किंग बनाई जा रही है, उसका भी कोई इस्तेमाल नहीं होने वाला क्योंकि वो भी शहर से कम 2 किलोमीटर दूर पार्किंग बन रही है। पार्किंग बननी चाहिए, एक हमारे नगर पालिका द्वारा बना दी गई मैकेनिक लॉज पे, जो पार्किंग है ही नहीं, खैर उसको पार्किंग का नाम दिया जा रहा है। तो पार्किंग ऐसी छोटी छोटी बीच में बननी चाहिए जो शहर के बीच में हो, जिससे कि 10-20 गाड़ियाँ खड़ी हो सके और लोगों को भी उस पार्किंग का, उस सुविधा का लाभ मिल सके। लोकल लोग हैं, लोकल लोगों को सीजन में माल रोड पे नहीं आने दिया जाता, वो भी चाह रहे हैं कि बीच बीच में कहीं छोटी छोटी पार्किंग बने जिसकी उनकी जो लोकल आदमियों की गाड़ी खड़ी हो सके और वो माल रोड पे ना आए। तो ऐसा प्लान बनना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ आप पैसा खपा दो और जो है अपना नाम हो गया जी हमने पार्किंग। इसी के क्रम में आज मैं आई हूँ यहाँ पे, इस बार दोबारा इस पे बात करते हैं। पर्यटन विभाग ने किसी को ये पार्किंग अभी अलॉट कर दी है जो कि इसको रन कराएगा, तो किस तरह से आगे बढ़ा जाए उस पर बातचीत। अब खबर उधम सिंह नगर से है, जहां गदरपुर के खेमपुर गांव में डिग्री कॉलेज के नाम पर तहसील और पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और जमीन को कब्जे में लेने का प्रयास किया गया, तो किसानों के विरोध के चलते पुलिस और तहसील प्रशासन की टीम वापस लौट आई। किसान अशोक भामरी ने बताया कि तीसरी पीढ़ी से वो यहाँ पर लगातार खेती कर रहे हैं। जब प्रशासन द्वारा गलत कारणों और गलत कार्यों के चलते किसी गलतफहमी में रहकर उनकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। बात रही डिग्री कॉलेज की, जहाँ पर कॉलेज स्कूल दर्ज है, अगर आप ये मजरा जो है अपने झगड़पुरी में मजरा हसन, वहाँ पर 5-6 एकड़ एक ज़मीन है, क्योंकि मेरा क्षेत्र भी पड़ता है BDC का, उस ज़मीन की खतौनी में जो है वो विद्यालय दर्ज है, किसी बुक्सा ने दी थी स्कूल के लिए। वहाँ पर तो हम कूड़ेदान बना रहे हैं।
वहाँ पर रोया गया कि उसको स्कूल के लिए दिया गया है तो जिसने जिस भावना से दी है उसी भावना से काम किया जाए और वहाँ पर विद्यालय बनाया जाए। अब जहाँ विद्यालय बनना चाहिए वहाँ तो अब कूड़ादान बना रहे हैं, और जहाँ पर ज़मीन कम है वो भी 2 एकड़ 2.5 एकड़ ज़मीन है। डिग्री कॉलेज के लिए 5-6 एकड़ ज़मीन चाहिए होती है। आप रुद्रपुर का डिग्री कॉलेज देखो कितनी ज़मीन है वहाँ पर, तो जिसमें खतौनी में दर्ज है वहाँ नहीं नए सिरे। और दूसरा किसान का ये कहना है कि जहाँ पर ये निशानदेही कर रहे हैं वहाँ पर उनकी भूमि दरी की ज़मीन है, शायद जिस नंबर को ये ढूंढ रहे हैं वो नंबर कहीं पीछे है। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि उस पर रास्ता लगता है या कॉर्नर में है तो उनको सुटेबल है वहाँ पर कॉलेज बनाने के लिए या कुछ भी कंस्ट्रक्शन के लिए। तो किसी ज़मीन पर पहले तो सबसे पहले प्रशासन ही आए, पटवारी आए, तहसीलदार आए और निशानदेही करे कि वो ज़मीन जिसको ये ढूंढ रहे हैं वो यहाँ पर है भी कि नहीं है। अब खबर टिहरी गढ़वाल से है, जहां राजकीय जूनियर हाई स्कूल खंडकरी में बाल शोध मेला कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक किशोर उपाध्याय ने किया। वहीं विशिष्ट अतिथि नगर पंचायत गजा अध्यक्ष मीना खाती और विकास खंड चंबा की प्रमुख शिवानी बिष्ट रही। अतिथियों ने कहा कि बाल मेले बौद्धिक और मानसिक क्षमता को विकसित करने के लिए हैं। विद्यालय परिवार की ओर से अभिनंदन पत्र और मांग पत्र भी सौंपा गया। देहरादून में भारतीय वैश्य महासंघ द्वारा एक प्रेस वार्ता कर महासंघ के अध्यक्ष विनय गोयल ने बताया कि 28 अतिथि गृह रेस कोर्स में गरीब लड़की और लड़के का विवाह योग्य वैश्य परिचय सम्मेलन कराया जाएगा। इस परिचय सम्मेलन में कई लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। अगर पिछली बार की बात करें तो 650 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था और इस बार 350 से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। आजकल वैवाहिक संबंधों को ढूंढने में और बच्चों के रिश्ते करने में सभी माता पिता बहुत कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि पहले ज़माने में परिवार के लोग, रिश्तेदार, इष्ट मित्र और अन्य समाज में सक्रिय इस प्रकार के लोग या जो समाज के बड़े लोग होते थे वो आपस में बच्चों के इस प्रकार के वैवाहिक संबंध कराने का काम करते थे। लेकिन आज जैसा ट्रेंड बदला है और बच्चों को वैवाहिक संबंध स्थापित करने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, उसका समाधान करने के लिए हमने वैवाहिक परिचय सम्मेलन कराने का काम प्रारंभ किया था। और इस प्रकार से हमने इस एक पत्रिका में सारे बच्चों के जो भी हमारे पास कंटेक्ट करते हैं, जो हमारे पास आते हैं, उनके बायोडाटा फाइल करके उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में पूरी जानकारी देते हैं और उसके द्वारा उनको वहाँ मौके पर मिलने का भी अवसर प्रदान करते हैं। उनकी अगर पत्री मिलाने की इच्छा है तो वहाँ हम पत्री मिलाने की भी व्यवस्था रखते हैं। और अगर कोई गरीब कन्या है और परिवार चाहता है कि समाज उसमें उसके विवाह में सहयोग करे तो हम उसमें भी सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं। अब खबर ऋषिकेश से है, जहां एम्स बैराज रोड में G20 के नाम पर पहले से ठीक ठाक सड़क को दोबारा बनाए जाने पर सरकारी पैसे के दुरुपयोग और पूरे ऋषिकेश विधानसभा की टूटी फूटी सड़कों को नजरअंदाज करने पर सरकार के विरुद्ध एम्स रोड पर विभागीय अधिकारियों और स्थानीय विधायक के खिलाफ महानगर कांग्रेस कमेटी ने प्रदर्शन किया। एक और 4 धाम यात्रा का आज शुभारंभ मुख्यमंत्री जी द्वारा हो रहा है, वहीं दूसरी ओर 4 धाम यात्राओं की व्यवस्था पर अभी भी सवालिया निशान है। अभी भी शहर के आंतरिक रोड बिल्कुल खराब पड़े हैं, टूटे फूटे पड़े हैं और G20 का जो पैसा शहर को के सौंदर्यीकरण के लिए आया है, उस G20 के पैसे को बनी बनाई चकाचक रोड एम्स रोड पर लगाने का काम विभागीय अधिकारी और जनप्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पैसे की बंदरबांट सरकार के नुमाइंदे कर रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। हम तो मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि इस पैसे को कहीं ना कहीं सही जगह पर लगाना चाहिए था। हरिद्वार रोड पूरी टूटी पड़ी है, श्यामपुर फाटक में जाम की स्थिति है, उसको चौड़े करने के लिए लगाते। जो लोग मांग कर रहे हैं उस पर पैसा ना लगाकर बनी बनाई रोड पर पैसा खर्च करना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कोई ना कोई हिला हवाली चल रही है और जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई की बंदरबांट विभागीय अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा की जा रही है। और खबर लक्सर से है, जहां लक्सर के पुरकाजी मार्ग पर कई दिनों से जारी एक निजी औद्योगिक संस्थान के प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच विवाद वर्तमान में भी बरकरार है, जिसे लेकर कुछ दिनों से उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दोनों पक्षों की मध्यस्थता का आश्वासन दिया गया था। लेकिन बृहस्पतिवार को निर्धारित की गई मध्यस्थता कार्यक्रम किन्हीं कारणों से निरस्त होगी, जिसके बाद सोमवार को किए जाने की बात कही जा रही है। परसों उन्होंने बात की थी, हमारे लॉयर भी थे साथ में, कि आप लोग परसों आ जाओ और हम मैनेजमेंट से और आपके बात कराते हैं, आपके कर्मचारी भी होंगे वहाँ। बाकी कोई बात कल नहीं हो पाई। कल एचएम साहब को फिर दोबारा ज्ञापन दिया, मगर साहब ऐसा ना करो। तो उन्होंने ये कहा कि 1-2 दिन ये छुट्टियाँ आई थी, इसके बाद में हम बात कराएंगे, वार्ता भी कराएंगे। आश्वासन दिया उन्होंने, अच्छी बात की, गलत बात नहीं की। और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को भी ये बात पता चल गई कि लड़के तो उन्हें रखने पड़ेंगे हमारे बिल्कुल, ठीक है जी, क्योंकि हमने भी 8-9 साल अपना खून पसीने से मेहनत करके वहाँ कंपनी को खड़ा किया।
और हम लोगों ने भी टाइम दिया, समय दिया, उनकी मजबूरी भी समझी। इस टाइम को उन्होंने कहा कि कंपनी को प्रॉफिट नहीं है, लॉस में कंपनी जा रही है, उस टाइम भी हमने उनका साथ दिया। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी बात ना मानना, कंपनी को बात माननी पड़ेगी, और नहीं मानना तो अगला कदम भी आपको जल्दी बताया जाएगा और क्या रूप लेगा। धरना भी होगा, प्रदर्शन, आमरण अनशन भी करेंगे, सब करेंगे। बाकी अभी थोड़ा हम अपना शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने लोगों को जोड़ रहे हैं अपने कार्यालय पर। अभी हम कहीं नहीं जा रहे। इस संबंध में इंडस्ट्री के जो सक्षम अधिकारी उनसे वार्ता नहीं हो पाई है, और एक प्रार्थना पत्र जो वर्कर्स हैं उनके ओर से मिला हुआ है, इसमें एक तिथि नियत करके इन लोगों से वार्ता कराई जाएगी। भले ही प्रदेश के मुखिया जीरो टॉलरेंस की सरकार चलाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे भी जुदा है। मामला हरिद्वार जिले के तहसील भगवानपुर के अंतर्गत पड़ने वाली सामान्य वन श्रेणी के खानपुर रेंज से है, जहां पर क्षेत्र के एक गांव के लकड़ी कटान के ठेकेदार ने आरोप लगाया कि सागवान के पेड़ काटने के एवज में वन महकमे में सिपाही मोहित सैनी, अभिनव कुमार और दुष्यंत से 15,000 रुपए लेन देन की बात हुई थी, लेकिन अब वो 1 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। डर के चलते ठेकेदार ने 87,000 रुपए भी दे दिए। ठेकेदार का कहना है कि इनके द्वारा इसे एनकाउंटर का डर भी दिखाया जा रहा है, और उसके बाद सारा माल भी जब्त कर लिया है। जब हमारे संवाददाता आदिल राणा ने रेंजर खानपुर रेंज से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में इस तरह का कोई मामला नहीं है। अगर इस तरह का कोई मामला सामने आए तो इसकी जांच करवाई जाएगी और दोषियों के खिलाफ भी वो कार्रवाई करेंगे। कोई कार्टेज नहीं है तो यहाँ तो जंगलात में ज़रूरत अगर पड़ती है तब क्या पोजीशन रहती है? देखो, जंगलात में अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम वैसे आवश्यकता पड़ती है हाथी भगाने में, या गश्त वस्त के दौरान लोग अपने पैसे खरीद कर 1-2 कार्टेज रखते हैं, और हाथी गश्त के लिए तो हम गांधीगंज से उपयोग करते हैं उसका आवाज़ करने के लिए, और हाथियों को भगाने का काम करते हैं। तो कार्टेज की व्यवस्था कैसे रहती है? कार्टेज की व्यवस्था को खरीद लेता कहीं तो वो अलग वो सर ऐसा प्रकरण मेरी जानकारी में नहीं है। मेरे पास 3 दिन पहले रात को सूचना आई थी सागवान के पेड़ कटने की निजी घास में। मैंने वहाँ स्टाफ को भेजा था और 3 पेड़ कटने की मेरे पास सूचना आई मेरे स्टाफ के द्वारा कि 3 पेड़ कटे हैं। उसका वन अपराध जारी किया और उसमें मुआवजा वसूल किया गया। बता रहे 60,000 रुपये जो है। नहीं, ये तो गलत आरोप लगा रहे हैं। 3 पेड़ में कौन 70,000 रुपये देगा? नहीं, उसमें गलत क्योंकि आपके कहता है कि आप जांच कमेटी बना के जांच करोगे। चलो, इस बारे में मैं जांच करूंगा अपने स्तर से, और जो भी होगा मैं अवगत कराऊंगा। फायरिंग भी की गई थी? नहीं, फायरिंग का मेरी जानकारी में नहीं है। तो फायरिंग के लिए तो असले डिपार्टमेंट में है जरूर, लेकिन 3 साल से कोई कार्टेज डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं मिले हैं, तो मैं कह सकूँ फायरिंग हुई है। और हम मुंशी के पास गए, मुंशी हमें मिला तो उससे बात करी हमने, तो उसने 20,000 रुपये मांगे। तो कहने लगे, हमने बोला मगर 20,000 जाते हैं, हमने 15,000 रुपये दे दिए। कहने लगे रात के टाइम में काट लिए उनके, और 15 की शाम को हमारी उनकी मुलाकात हुई। कहने लगे सामने चेक भी मांगे, तो हमने जैसे जाकर कहीं लगा दी रात के टाइम में, तो उसने आकर वहाँ और चढ़ा दी। तो उसने कहा कि पैसे दो। तो उन्होंने वहाँ से हमारे ऊपर फायर करा, और उन्होंने फायर करने के बाद में ये कहा कि अतीक वाला फायर समझो, जो अतीक को गोली लगी है। तो क्या मामला? हमारी तय हुई थी 15,000 रुपये हमें दे दिए थे आप? हमने 15,000 रुपये दे दिए थे उनको। तो जैसे रात को आकर फायरिंग करी हमारी जो नहीं, और पैसों की मांग करते पैसे 87,500 रुपये दिए उन्होंने। किस तरह दिए पैसे? 75,000 एक लिए और 3500 रुपये एक लिए, कुछ जो भाई ने कुछ खाते में डाले, मोबाइल में डाले, जो कमी लग रही थी। कहने लगे पूरा पार्ट बाकी। कौन है? रुपये। क्या नाम है? कौन है? अभिनव है एक तो जी, मोहित। अभिनव और मोहित जी। ये कौन सी चौकी? मोहित ने हमारे से बात करी थी। कौन सी चौकी में? ये चौकी में बुधवा शहीद चौकी में थी, और वहाँ में पता लगाते हैं यहाँ की अटैच हो गया यहाँ की 4 दिन पहले। ये बात है, ये 15 तारीख शाम की बात है। तो फिर उसके बाद आपने अधिकारी से संपर्क? और ये परसों की बात है, जो हमने माल जो काटता था, जो हमने माल काटता था, परसों रात की बात है। अच्छा, तो फिर आपने अधिकारी से नहीं मिले? अधिकारी क्या करें? ये अधिकारी तो मोहित ने जो कहा मुझे, जिस टाइम हमने पैसे दे दिए, रेंजर भी मुझे समझो, डिप्टी मुझे समझो, मुंशी मुझे समझो, और तुम रात के समय में आगे काट लिए। अब क्या तुम्हारा माल भी कब्जे में ले लिया? कब्जा भी, हमारा माल भी उठा ले गए, और 87,500 रुपये नकद ले लिए, 15,000 मोहित ने ले लिए हमारे।
और खबर उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा पगड़िया से है, जहां राधे हरि कीर्तन समिति के बैनर तले बंगाली समुदाय के लोगों द्वारा राधे हरि कीर्तन का आयोजन किया गया। इस कीर्तन का आयोजन विगत कई वर्षों से किया जा रहा है। राधे हरि कीर्तन के दौरान यहां पर भंडारा चलाया जाता है, जो कि 24 घंटे चलता है। खबर हरिद्वार के खानपुर से है, जहां विभिन्न क्षेत्रों में रमजान उल मुबारक की अलविदा जुमा की नमाज अदा की गई। इस अवसर पर नमाजियों की संख्या में बढ़ोतरी होने के कारण मस्जिदों में कमेटियों के द्वारा वजू का पानी सहित ध्वनि विस्तारण यंत्र का बेहतर इंतजाम किया गया। लंडौरा कस्बे में छप्पर वाली मस्जिद में मुफ्ती रियासत अली ने नमाज अलविदा जुमा अदा कराई, जबकि मदरसा इमदादुल इस्लाम लंडौरा मस्जिद में मौलाना नवाब ने अलविदा जुमा की नमाज अदा कराई। नमाज अलविदा जुमा को लेकर मुस्लिम मोहल्लों में सुबह से ही चहल पहल देखी गई, खासकर बच्चों में विशेष उत्साह देखा गया। रमज़ान शरीफ का अलविदा जुमा है और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कल हमारे भारत में और पूरे खित्ते में बर्रे सगीर में ईद होगी। ऐसा भी हो सकता है परसों हो जाए, लेकिन उम्मीद ज़्यादा कल की है। तो रमज़ान शरीफ भी अल्लाह की तरफ से अल्लाह के बंदों के साथ हमदर्दी करने का महीना है और ईद का त्यौहार भी, जो अगरचे मजहबी त्यौहार है मगर उसमें भी प्यार मोहब्बत का पैगाम और संदेश दिया जाता है, क्योंकि इलाके के लोग मुसलमान भाई जमा होकर ईद की नमाज अल्लाह की इबादत की शक्ल में पढ़ते हैं और अपने लिए और अपने तमाम मुल्क और पूरे जहान के लिए अमन सलामती की दुआ करते हैं। ये इज्तिमा और ये इस तरह का जमा होकर अल्लाह की इबादत करना, ये ख़ुद इस अपने आप में एक पैगाम है कि हम सबको मेल मिलाप से मोहब्बत प्यार से रहना है और एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक रहना है। अल्लामा इकबाल मरहूम कहा करते थे, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो रमज़ान शरीफ और रमज़ान के बाद ये ईद इसी चीज़ का संदेश और पैगाम लेके आते हैं कि तमाम इंसानियत आपस में मोहब्बत प्यार से ज़िंदगी गुजारें। अब एक अजीब सी खबर सामने आई है, जहां दो युवतियों से दुश्मनी निकालने का एक अजीब मामला सामने आया है, जो कि आपको हैरान कर सकता है। मनचले युवकों से जब दो युवतियों ने प्रेम प्रसंग करने से मना किया, तब उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। दरअसल मनचले युवकों ने इन युवतियों के आपत्तिजनक पोस्टर छपवाकर पूरे गाँव में डलवा दिए, जिसके बाद समूचे गाँव में हड़कंप मच गया। जिसके बाद युवती के परिजन थाना पहुँचकर शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग करते रहे, जहाँ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर के थाना गदरपुर में एक ऐसा ही मामला पुलिस के सामने आया है, जो कि सबको हैरान कर देगा। मामला गदरपुर के निकटवर्ती गांव का है, जहां दो युवतियों के नाम पर बाजपुर क्षेत्र के 3 युवकों द्वारा फोटो सहित मोबाइल नंबर पर्चे पर छपवाकर गांव में डाल दिए गए, जिसके बाद पीड़ित ने कोतवाली में आकर तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। देखिए, इस घटना को हमने काफ़ी गंभीरता से लिया था और जो पीड़िता के द्वारा तहरीर दी गई थी, तत्काल इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा पंजीकृत करने के बाद जब पीड़िता का हमने स्टेटमेंट लिया तो उसमें कुछ लोगों की गतिविधियां हमें संदिग्ध प्रतीत हुई, जिसको कि टेक्निकल एविडेंस और अन्य माध्यमों से, सीसीटीवी और अन्य माध्यमों से, इसके अलावा जहां से पर्चे प्रकाशित हुए थे, वो सब चीज़ें वेरीफाई करने के बाद लिंक किया। इसमें एक व्यक्ति की आज अरेस्टिंग की गई है, कुछ और संदिग्ध इसमें आए हैं, उनकी भी हम शीघ्र अरेस्टिंग करेंगे। इसमें हमारे वहाँ मामले की जाँच जो हमारी है उनके द्वारा किया जा रहा है और उन्हीं के द्वारा इसमें कार्रवाई मेरिट के हिसाब से की जा रही है। इसमें संदिग्ध जो प्रकाश में आया है, एक व्यक्ति की आज अरेस्टिंग सुनिश्चित की है। आज उसको माननीय न्यायालय के माध्यम से रिमांड लेकर जेल भी भेजा गया है और जो संदिग्ध हैं उनको भी हम शीघ्र अरेस्ट करेंगे। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक नमस्कार।